दोस्तों आज हम पढ़ेंगे मौर्य साम्राज्य। ठीक है। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म 345 ईसा पूर्व में हुआ था। जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंडोकोटस को कहा गया है, जिसकी पहचान विलियम जोन्स ने चंद्रगुप्त मौर्य से की है। अब आता है कि विशाखा दत्त क्रुंत मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए बिंसल आज से निम्न कुल में उत्पन्न शब्द का प्रयोग किया गया है। घनानंद को हराने में चाणक्य और कौटिल्य विष्णुगुप्त ने चंद्रगुप्त मौर्य की मदद की थी, जो बाद में चंद्रगुप्त का प्रधानमंत्री बना। इसके बाद इसके द्वारा लिखित पुस्तक अर्थशास्त्र है, जिसका संबंध राजनीति से है। चंद्रगुप्त मौर्य की राजगद्दी 322 ईसा पूर्व में बैठा। ठीक है। चंद्रगुप्त जैन धर्म के अनुयायी था। ये क्वेश्चन सब। अब यहाँ पे आता है, चंद्रगुप्त ने अपना अंतिम समय कर्नाटक के श्रवण बेलगोला नामक स्थान पर बिताया। चंद्रगुप्त ने 305 ईसा पूर्व में सेलुकस निकेटर को हराया। सेलुकस निकेटर ने अपनी पुत्री कार्नेलिया की शादी चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर दी। युद्ध की संधि शर्तों के अनुसार 4 प्रांत काबुल, कंधार, हेरात, मकरान चंद्रगुप्त को दे दिए। उसके बाद आ रहा है, चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन गुरु भद्रबाहु ने जैन धर्म की दीक्षा ली थी। मैगस्थनीज सेलुकस निकेटर का राजदूत था, जो चंद्रगुप्त के दरबार में रहता था। अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे मेगास्थनीज द्वारा लिखी गई पुस्तक इंडिका है। मेगास्थनीज के अनुसार सम्राट का जनता के सामने आने के अवसरों पर शोभा यात्रा के रूप में जश्न मनाया जाता था। उन्हें एक सोने की पालकी में ले जाया तथा उनके अंगरक्षक सोने और चांदी के अलंकृत हाथियों पर सवार रहते थे। कुछ अंगरक्षक पेड़ को लेकर चलते थे। इन पेड़ पर प्रशिक्षित तोतों का झुंड रहता था, जो सम्राट के सिर के चारों तरफ चक्कर लगाता रहता था। राजा सामान्यतः हथियारबंद महिलाओं से घिरे होते थे। उनके खाना खाने के पहले खास नौकर उसे खाने को चखते थे। वे लगातार 2 रात एक ही कमरे में नहीं सोते थे। पाटलिपुत्र के बारे में, पाटलिपुत्र एक विशाल प्राचीर से घिरा है, जिसमें 570 बुर्ज और 64 द्वार है। 2 और 3 मंजिले वाले घर लकड़ी और कच्ची ईंटों से बनी है। राजा का महल भी काठ का बना है, जिस पत्थर की नक्काशी में अलंकृत किया गया। यह चारों तरफ से उद्यान और चिड़ियों के लिए बने बसेरा घिरा हुआ है। अब यहाँ चंद्रगुप्त मौर्य और सेलुकस के बीच युद्ध का वर्णन एपिनायस ने किया। प्लूटो टर्क के अनुसार चंद्रगुप्त ने सेलुकस को 500 हाथी उपहार दिए थे। चंद्रगुप्त की मृत्यु 298 ईसा पूर्व में श्रवण बेलगोला में उपवास द्वारा हुई। ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे आ रहा है बिंदुसार। चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी बिंदुसार हुआ, जो 298 ईसा पूर्व में मगध की राजगद्दी पर बैठा। इसे अमित घात के नाम से जाना जाता है। अमित्र घात का मतलब हुआ शत्रु विनाशक। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे आ रहा है कि बिंदुसार आजीविक संप्रदाय के अनुयायी था। वायु पुराण में बिंदुसार को भद्रसार भी कहा गया है। स्टेरबो के अनुसार सीरियन नरेश एंट्रियोकस ने बिंदुसार के दरबार में डाइमेकस नामक राजदूत भेजा। इसे ही मेगस्थनीज का उत्तराधिकारी माना। अब आ रहा है, जैन धर्म में बिंदुसार को सिंह सेन कहा गया है। बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला, सिंधु और झेलम नदी के बीच हुए 2 विद्रोह का वर्णन है। इस विद्रोह को दबाने के लिए बिंदुसार ने पहले सुसीम को और बाद में अशोक को भेजा। एर्थेन के अनुसार बिंदुसार ने सीरिया के शासक एंटिकस I से मदिरा, सूखे अंजीर एवं दार्शनिक भेजने की प्रार्थना की थी।
अब रहे कि बौद्ध विद्वान तारानाथ ने बिंदुसार को 16 राज्यों के विजेता बताया। बिंदुसार की सभा 5 सदस्य वाली एक मंत्री परिषद थी, जिसका प्रधान खल्लाटक था। अब हम पढ़ेंगे अशोक के बारे में। अशोक बिंदुसार के उत्तराधिकारी अशोक महान हुआ करते, जो 269 ईस्वी पूर्व में मगध की राजगद्दी पर बैठा। अशोक की माता का नाम सुभद्रांगी था। दिव्य वरदान के अनुसार राजगद्दी बैठने पर अशोक अवंती का राज्यपाल था। अब यह दे रहा है कि मास्की, गुजरा, नेतुर, उड़ेल, गोलम के लेखों में अशोक का नाम अशोक ही मिलता है। अशोक का इतिहास हमें मुख्यतः उसके अभिलेखों से प्राप्त होता है। उसके अभिलेखों में निम्न वर्गों में विभाजित है: शिलालेख, स्तंभलेख, गुहालेख। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ भी दे रहा है कि नोट में D.R. भंडारकर जैसे इतिहासकार ने अभिलेखों के आधार पर अशोक का इतिहास लिखने का प्रयास किया। कर्नाटक की गुलबर्गा जिला की कनगनहल्ली से प्राप्त उभादगर मूर्ति शिल्प, रिलीफ और स्कल्पचर शिलालेख में अशोक के यहाँ पे क्या हो रहा है यार, यहाँ पे उल्लेख है। ठीक है, अब यहाँ पे आगे हम देख लेते हैं। यहाँ पे आगे के दिए शहबाजगढ़ी पेशावर में है, सेहरा जो है हजारा पाकिस्तान में, कालसी उत्तराखंड में, गिरनार गुजरात में, धौली और जोड़ उड़ीसा में। ठीक है, आइए हम इसको समझ लेते हैं। यहाँ पे क्या बोल रहा है। भाव अभिलेख में अशोक ने स्वयं को मगध का राजा बताया। पुराण में अशोक को अशोकवर्धन कहा गया है। अशोक ने अपने अभिषेक को 8 वर्ष लगभग 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया और कलिंग की राजधानी तोसली पर अधिकार कर लिया। अब पिलनी का कथन है कि मिस्र का राजा फिलाडेमस टॉलमी डियानिसियम नामक एक राजदूत भेजा। अब हम पढ़ेंगे शिलालेख और विषय। इसमें से काफी क्वेश्चन आता है। तो पहले शिलालेख में है पशु बलि की निंदा। दूसरा में क्या है, मनुष्य और पशु दोनों की चिकित्सा व्यवस्था का उल्लेख है। तीसरा में है राजकीय अधिकारी को यह आदेश दिया गया है कि वे हर 5 वर्ष के उपरांत दौर पे जाए। इसे कुछ धार्मिक नियमों का उल्लेख मिलता है। अब हम नेक्स्ट पे आते हैं। चौथा, इसमें भारी घोष की जगह दम घोष की घोषणा की गई है। पांचवा, इसमें धर्म महामात्रों की नियुक्ति की जानकारी मिलती है। छठी में इसमें आत्मा नियंत्रण की शिक्षा दी गई है। सातवां और आठवां में अशोक के तीर्थ यात्रा का उल्लेख किया गया है। नौवां में इसे सच्ची भेंट और सच्चे शिष्टाचार का उल्लेख है। 10वां है कि इसमें अशोक ने आदेश दिया कि राजा और उच्च अधिकारी हमेशा प्रजा के हित में सोचे। 11वां है इसमें धर्म की व्याख्या की गई है। 12वां है कि इसमें स्त्री और महामात्रों की नियुक्ति और सभी प्रकार के विचारों के सम्मान की बात कही गई है। अब हम आते हैं नेक्स्ट पे। 13वां में क्या, इसमें कलिंग युद्ध का वर्णन और अशोक के हृदय परिवर्तन की बात कही गई है। इसमें 5 युवन राजाओं के नामों से उल्लेख है जहां इसकी धर्म प्रचारक भेजे। 14वां में है अशोक ने जनता को धार्मिक जीवन बिताने के लिए प्रेरित किया। उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु ने अशोक को बौद्ध धर्म का दीक्षा दिया। अशोक ने पहले ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था। कलहड़ के राज तरंगिणी से पता चलता है कि स्वयं धर्म का उपासक था। निर्ग्रोध प्रवचन सुनकर उसने बौद्ध धर्म को अपना लिया। अहोरा लेख में यह घोषणा की गई कि अशोक व्यक्तिगत से बौद्ध धर्म का अनुयायी था। अशोक के एक उपासक के रूप में अपने राज्य अभिषेक 10 वर्ष में बोध गया में की, 12 वर्ष में निगाली सागर की और 20 वर्ष में लुम्बिनी की यात्रा की। उत्तरापर्त में तक्षशिला, अवंती राष्ट्र में उज्जैनी और कलिंग में तोसली और दक्षिणापथ में सुवर्णगिरी।
अब आ रहा है कि अशोक ने आजीवक को रहने हेतु बराबर की पहाड़िया में गुफाओं का निर्माण करवाया, जिसका नाम है कर्ज, चौपाड़, सुदामा तथा विश्व झोपड़ी। अशोक के पौत्र दर्शन ने आजीविका को नागार्जुन गुफा प्रदान की थी। अशोक के 7वें स्तंभ लेख में आजीविका का उल्लेख किया गया तथा महामात्रों को आजीविका के हितों में ध्यान रखने के लिए कहा गया। अब यहाँ पे अशोक ने बौद्ध धर्म को प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा। बौद्ध परंपरा और उसके लिपियों के अनुसार अशोक ने 84 स्तूपों का निर्माण किया। इसमें होता है मंत्री, प्रधानमंत्री, पुरोहित, धर्म और दान विभाग का प्रधान होता है। सेनापति जो होता है सैन्य विभाग का होता है। युवराज, राजपुत्र, देवारिक जो होता है राजकीय द्वाररक्षक, अंतर्वेदिक हो जाएगा पुण्य का अध्यक्ष। अब यहाँ पे आता है अंतर्वैदिक अंतःपुर का अध्यक्ष, समर्था आय का संग्रह करता, सन्निघर्ता मतलब राजकीय कोषाध्यक्ष, प्रस्ता मतलब कारागार का अध्यक्ष, प्रदिष्टि मतलब कमिश्नर, पौर मतलब नगर का कुतवाल, व्यवहारिक मतलब प्रमुख न्यायाधीश, नायक मतलब नगर रक्षक। इसमें हो जा रहा है आपका भारत में शिलालेख का प्रचलन सर्वप्रथम अशोक ने किया। अशोक के शिलालेख में ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक और अजमाइक लिपि का प्रयोग किया गया। व्यवहारिक हो जाएगा न्यायाधीश, नायक हो जाएगा नगर रक्षा का, कार्यांतिक उद्योग और कारखाने का अध्यक्ष, मंत्री परिषद अध्यक्ष और द्वारपाल जो हो जाएगा दंडपाल, सेना का समान एक अध्यक्ष करना, दुर्गापाल हो जाएगा दुर्गा रक्षक। ये हो रहा है ग्रीक और अजमाइक लिपि का अभिलेख, अफगानिस्तान से खरोष्टी लिपि का अभिलेख, शाहबाजगढ़ी एवं मनसेहरा से शीर्ष भारत में इस भारत से ब्राह्मी लिपि का मतलब अभिलेख मिला है। दुर्गापाल दुर्ग रक्षक, अंतरपाल सेवर्तिक दुर्गों का रक्षक। अब आते हैं अशोक के शिलालेख में 3 भागों में बांटा गया है। शिलालेख, स्तंभलेख, गुहालेख। अब अरे अशोक के शिलालेख का खोज 1750 में पादरी पैथल ने की थी। इसकी संख्या 14 है। अशोक के अभिलेख पढ़ने में सबसे पहली सफलता 1837 में जेम्स प्रिपेंस को हुई। अशोक के स्तंभ लेखों का संख्या 7 है, जो केवल ब्राह्मी लिपि में लिखी गई है, अलग अलग स्थानों से प्राप्त है। अब प्रयाग स्तंभ लेख, यह पहले कौशाम्बी में स्थित है। यह स्तंभ लेख को अकबर ने इलाहाबादी किलों में स्थापित कराया। दिल्ली टोपड़ा, यह स्तंभ लेख फिरोजा शाह तुगलक के द्वारा टोपड़ से दिल्ली लाया गया। अब आ रहा दिल्ली मेरठ, पहले मेरठ में स्थित एक स्तंभ लेख फिरोजा शाह द्वारा दिल्ली लाया गया। अब दे रहे रामपुरवा, यह स्तंभ चंपारण बिहार में स्थापित है। इसकी खोज 1872 में कार्लाइल ने की थी। लौरिया और रेनराज, यह चंपारण में है। लौरिया नंदगढ़, यह चंपारण बिहार में। यह स्तंभ मोर का चित्र बना है। अब आ रहा है यहाँ पे कि कौशाम्बी अभिलेख को रानी का अभिलेख कहा गया है। अशोक का 7वें अभिलेख सबसे लंबा है। अशोक का सबसे छोटा लेख रुद्रमयी है। इसी लंबनी में धम्म यात्रा के दौरान अशोक द्वारा भू राजस्व की दर घटाकर 1/8 कर दिया गया और लुम्बिनी गांव के धार्मिक कर माफ कर दिया गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब यह दे रहा है कि प्रथम पृथक शिलालेख की घोषणा है कि सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं। अशोक का सार एक कुन्ना कंदहार अभिलेख ग्रीक और अजमाइक भाषाओं से प्राप्त है। साम्राज्य में मुख्यमंत्री और पुरोहित की नियुक्ति के पूर्व इसके चरित्र को काफी जांचा परखा जाता था, जिसे उपता निरीक्षण कहा जाता था। सम्राट की सहायता के लिए मंत्री परिषद होती थी, जिसमें सदस्य की संख्या 12, 16 और 20 हुआ करती थी। अब आ रहे यहाँ पे अब यहाँ आ रहा है कि अर्थशास्त्र में शिरस्या अधिकारी के रूप में तीर्थ की उल्लेख मिलता है, जिसमें
मात्र कहा जाता है। इसकी संख्या 18 थी। अर्थशास्त्र में चर जासूसों कहा गया है। अशोक के समय मौर्य साम्राज्य को प्रांत की संख्या 5 थी। प्रांतों को चक्र कहा जाता था। प्रांतों के प्रशासक कुमार आर्यपुत्र या राष्ट्रीय कहलाते थे। अब यहाँ पे दे रहा है कि जो प्रांतों का विभाजन विषय में किया गया वह जो विषय पति के अधीन थे। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई को ग्राम थी, जिसका मुखिया ग्रामिक कहलाते थे। ठीक है। प्रथम जो था इसमें समिति और कार्य तो उद्योग और शिल्प कार्य का निरीक्षण। द्वितीय विदेशियों का देख रेख। उसके बाद तृतीय जन्म मरण का विवरण। चतुर्थ व्यापार और वाणिज्य का देखभाल। और पंचम हो जाएगा निर्मित वस्तुओं का विक्रय का निरीक्षण। छठा हो जाएगा बिक्री का वसूल करना। ठीक है। अब हम देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब इधर है कि प्रशासक की सबसे छोटी गोप था, सबसे छोटा गोप जो 10 ग्रामों का शासन संभालता था। मेगास्थनीज के अनुसार नगर का प्रशासन 30 सदस्य का एक मंडल करता था, जो 6 समितियों में विभाजित था। प्रत्येक में 5 सदस्य थे। उसके बाद यहाँ पे आ रहा है कि बिक्री कर के रूप में मूल्य का 10वां भाग वसूला जाता था। इसे बचाने वालों को मृत्यु दंड दिया जाता था। मेगास्थनीज के अनुसार एग्रोमाई मार्ग निर्माण अधिकारी था। जस्टिन के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने सेना में लगभग 50,000 अश्वारोही सैनिक, 9,000 हाथी में 8,000 थे। ठीक है, 8,000 रथ थे। ठीक है। जस्टिन नामक यूनानी लेखक के अनुसार चंद्रगुप्त ने अपनी 6 लाख फौज से सारे भारत को रौंद दिया। यह बात सही भी हो सकती है, नहीं भी, लेकिन यह सही है। चंद्रगुप्त ने पश्चिमोत्तर भारत को सेल्यूकस की गुलामी से मुक्त किया। जस्टिन ने चंद्रगुप्त को सेना को लुटेरों का सेना कहा गया है। अब आते हैं हम आगे। युद्ध क्षेत्र में सेना का नेतृत्व करने वाला अधिकारी नायक कहलाता था। सैन्य विभाग का सबसे बड़ा अधिकारी सेनापति था। पिल्ली नामक यूनानी लेखक के अनुसार चंद्रगुप्त की सेना 60,000 और पैदल सिपाही 30,000, घुड़सवार 9,000 हाथी थे। अब यहाँ रहे कि मेगास्थनीज के अनुसार मौर्य सेना के रख रखाव 5 सदस्य और 6 समितियां हुआ करती थी। मौर्य प्रशासन में गुप्तचर विभाग को महामात्य सर्प नामक अमात्य का अधीन था। अर्थशास्त्र में गुप्तचर को मूढ़ पुरुष भी कहा गया है। अब आ रहा समिति और कार्य। प्रथम जल सेना की व्यवस्था, दूसरा यातायात और रसद की व्यवस्था, तृतीय पैदल यात्रा की देखरेख, चौथा अश्वारोही की सेना का देखरेख। यहाँ पर गुप्तचर को गूढ़ पुरुष भी कहा गया। एक ही स्थान पर रहकर कार्य करने वाले को गुप्तचर भी कहा गया है। एक स्थान दूसरे स्थान पर भ्रमण करने वाले को गुप्तचर एक दूसरे भ्रमण करने वाले को गुप्तचर का संचार कहा गया है। पंचम में गंज सेना का देखरेख और षष्ठ में रथ सेना का देखरेख। अब आते हैं हम नेक्स्ट पे। अशोक के समय जनपदीय न्यायालय के न्यायाधीश को राजुक भी कहा गया है। सरकारी भूमि को सीता भूमि कहा जाता था। बिना वर्षा के अच्छी खेती होने वाले को देव मातृक कहा जाता था। मौर्य काल में द्रोण अनाज के माप के लिए प्रयोग किया गया। अब मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को 7 वर्गों में बांटा गया है। दार्शनिक, किसान, अहीर, कारीगर, सैनिक, निरीक्षक और सभासद। अब यहाँ रहे कि स्वतंत्र वेश्यावृत्ति को अपनाने वाली महिला को रूपा जीवा कहलाती थी। नंदवंश के विनाश करने में चंद्रगुप्त मौर्य ने कश्मीर के राजा प्रवर्तक से सहायता प्राप्त की। मौर्य शासन 137 वर्ष तक रहा। 137 वर्ष याद रखना। भागवत पुराण के अनुसार मौर्य वंश में 10 राजाएं हुए, जबकि वायु पुराण के अनुसार 9 राजाएं। मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहदय था। इसकी हत्या इसके सेनापति पुष्यमित्र सुरगु ने 150 ईस्वी में कर दिया और मगध पर शुंग वंश की नींव डाली। तो दोस्तों आज हमारा क्लास यहीं पे समाप्त होता है। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ स्टार्ट करेंगे ब्राह्मण साम्राज्य।